दोस्तों आज हमारे साथ हैं एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता रहे डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे हिंदी के टीचर और आज उनके द्वारा लिखित कई सारी पुस्तकें जो कि देश के अलग अलग प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं और गुरु जी के पढ़ाए हुए छात्र भारत के हर राज्य हर जिले में कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, जो कि हिंदी के प्रवक्ता हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं शुभम जी, आपकी टीम का कि आप जो है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में घूम घूम करके समकालीन विषयों पे आप लोग अपनी बात जो है रखते हैं और दूसरों से भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी पूरी टीम को बधाई। ये गुरु जी का बहुत बहुत बड़प्पन है, क्योंकि हम लोग भी गुरु जी के कहीं ना कहीं छात्र हैं और गुरु जी से ही सीख कर आज गुरु जी के साथ बैठना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज हम गुरु जी से अवध और अवधि के बारे में एक जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा जो गुरु जी युवा है इसे कहीं ना कहीं अपने अवध और अवधि के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हिंदी और इंग्लिश को लेकर लगातार विवाद होते रहते हैं, लेकिन अपने अवध प्रांत के ही लोग जो हैं अवधि को पूर्णतः भूल चुके हैं। तो गुरु जी सबसे पहले तो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि अवधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस भाषा से मानी जाती है। जी देखिए, भाषाओं की जो उत्पत्ति है इसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत पहले से भी हैं, भाषा विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। भाषा को माना गया है कि ये दैवी कम और मनुष्य की उत्पत्ति ज्यादा है। हर भौगोलिक परिवेश में इसीलिए दुनिया में इतनी सारी भाषाओं ने जन्म लिया, क्योंकि हर भौगोलिक परिवेश के जो दबाव होते हैं मनुष्य के जीवन के ऊपर, उसके सोच के ऊपर, तो ऐसे में नई नई भाषाएं जन्म लेती रहती हैं। अवधि इस अवध क्षेत्र की भाषा रही है और आदिकाल से रही है। और इस साहित्य के क्षेत्र में तो इसे हम गोरखनाथ से शुरू मानते हैं, जो 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास की शुरुआती दौर की चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो भाषाओं का कोई पहले इस तरह का विवाद नहीं था। जिस तरीके से आज़ादी के बाद भाषाओं को लेकर के विवाद पैदा किया गया, वो चाहे राष्ट्रभाषा का प्रश्न हो चाहे अन्य भाषाओं का प्रश्न हो, तो अवधि बहुत शुरुआत से ही जो है साहित्य की भी भाषा रही है और बोलचाल की तो भाषा रही ही है। ये जरूर है कि ये जो है 17-18 जिलों में पूर्णतः और लगभग 23 से लेकर के 27 जिलों में अंशतः इतना इसका भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें मोटे तौर पर आप गोंडा है, अयोध्या है, प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, सीतापुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, फतेहपुर है, ये सारी इलाके जो है इसी अवधी भाषा के अंतर्गत है। ये सभी जिले जी, जिस तरीके से कहा जाता है अक्सर कि संस्कृत हुआ और संस्कृत से निकली हुई भाषा है, तो अवधि का विकास जो ये कैसे हुआ कि लोगों में ये भाषा कैसे जो आई। जो भाषा का जो विकास हुआ है, वो भाषा का विकास संस्कृत काल में भी दो भाषाएं थी। एक वैदिक संस्कृत थी जिसमें हमारे वेद हैं, वो भाषा जो है आज के विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि 7-8 हजार साल पहले लिपिबद्ध हुई। भाषा तो बहुत पहले से थी, अच्छा। लाखों साल की यात्रा के बाद उसको लिपिबद्ध किया गया और वो श्रुति परंपरा में थी, यानी बोली जाती थी और सुनी जाती थी, लिखने की कोई परंपरा नहीं थी बहुत लंबे समय तक। तो 7-8 हजार साल पहले जब हमने उसको लिपिबद्ध किया तो विद्वान मानते हैं कि वही उसका उत्पत्ति काल है। उत्पत्ति काल वो नहीं है, वो उसका विकसित काल का चरम उत्कर्ष है जब उसको लिपिबद्ध किया गया। बाकी वो 8 तरीके के पाठ के द्वारा सुरक्षित रखी गई। आज तक भारत की तमाम सारे शास्त्रीय ग्रंथ जहाँ पर प्रक्षिप्त हुए हैं, वहीं पर संस्कृत में वेद हमारा ऐसा है कि जो प्रक्षिप्त नहीं होने पाया, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही ऐसी थी कि उसमें कोई दूसरा शब्द डाला ही नहीं जा सकता था। अच्छा, वेद में। वेद तो संस्कृत काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्यों बनी? क्योंकि भाषा जो है, भाषा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी भाषा जब विकसित हो जाती है, उसका व्याकरण बना दिया जाता है, तब जनता उसका पालन नहीं करती है, उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। क्योंकि जनता व्याकरणिक नियमों को इस तरीके से नहीं लेती है कि वो उसका सचमुच पालन करे। वो अपने हिसाब से अपने उच्चारण को देख लेती है या जैसा प्रयोग होता है उस तरह से प्रयोग करने लगती है। तो लौकिक संस्कृत जो हमारी हुई, वो वैदिक संस्कृत के व्याकरण संबद्ध जो भाषा थी उसके विरुद्ध जो समाज था उसने एक नई भाषा गढ़ ली, उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। जिसमें हमारे भास हैं, कालिदास हैं, जितने बड़े रचनाकार आपको बाणभट्ट हैं, ये सब लौकिक संस्कृत के।
अब इसी लौकिक संस्कृत का जब व्याकरण बना दिया गया तो जनता ने फिर व्याकरण से विरोध किया और फिर विद्रोह करके जब आगे बढ़ी तो उसने जिस भाषा को जन्म दिया उसको हम पाली कहते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। अच्छा, पाली में। पाली में तो पाल का भी व्याकरण बना दिया गया। पाली जब भाषा बन गई तो व्याकरण बना दिया गया, साहित्य लिखा जाने लगा। तो पाली भाषा के व्याकरणबद्ध होने के साथ ही जनता ने फिर विद्रोह कर दिया और पाल को तोड़ मड़ोड़ करके पाल को ही अपने ढंग से इस्तेमाल किया और एक नई भाषा जन्म ले लेती है, प्राकृत। अच्छा, प्राकृत। फिर प्राकृत का भी व्याकरण बनाया गया। प्राकृत से भी जनता व्याकरण से वो संतुष्ट नहीं रहती है, वो अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहती है। तो प्राकृत के विरुद्ध फिर जब प्राकृत का व्याकरण बन गया उसमें भी साहित्य लिखा जाने लगा तो फिर जनता ने फिर विद्रोह किया और फिर अपभ्रंश के बाद जितनी भाषाएं आप देखते हैं सब विभिन्न अपभ्रंशों से, अलग अलग अपभ्रंशों से निकली हुई। अच्छा, तो अभी जो ये हिंदी हो गया, अगर आप मान लीजिए अपना अवधी हो गया, भोजपुरी हो गई, ये सारी जो भाषाएं ये सब अपभ्रंश से ही, सारी भाषाओं की जो स्रोत है वो सब अपभ्रंश से निकली। अच्छा, वहीं से। जी। अब वो है कि किसी भाषा की जो है निकटता संस्कृत से ज्यादा हो सकती है। जैसे हिंदी की पूरी निकटता संस्कृत से, तमिल की पूरी निकटता संस्कृत से है। तो भारतीय भाषाएं हैं, उनके प्रदेश में भी आप देखेंगे क्योंकि संस्कृत तो मूल भाषा है, उसी से निकलते प्राकृतिक और भौगोलिक भेदों के द्वारा इस तरह से इतनी सारी भाषाएं हो गई हैं। तो सबका कहीं ना कहीं जड़ जो है वो संस्कृत ही है। संस्कृत क्या मूल भाषा तो रूप में अगर पहली भाषा देखी जाए तो संस्कृत है। अंत भाषाओं के बहुत सारे रूप हैं। एक लिखित भाषा है, लेकिन मनुष्य जो है लिखित भाषा जब उसके पास नहीं था तो आंगिक भाषाओं से काम चला लेता था, नेत्र भाषा से काम चला लेता था, इशारे से, हाँ आंगिक चेष्टाओं से, संकेतों से काम चला लेता था। जैसे दूर जाना हो तो भगा दिया, आप बुलाना हो तो बुला लिया, रोकना हो तो उंगली से मना कर दिया बच्चों को कि हाँ भैया। हाँ जी, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुरु जी, कौशल और मगध का जो है अवधि पे क्या प्रभाव पड़ा? इसी को अवधि को ही कौशल भी कहा गया। अच्छा। कोसली भाषा भी इसी को ही कहा गया है। कौशल इसी साकेत और कौशल और अयोध्या सब एक ही के पर्याय हैं। अच्छा, इसी के हैं। तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध का भी बाद में संक्षिप्त हुआ था। ये उसको महाकौशल और कौशल जनपद के नाम से, फिर ये यूपी का जो नाम है ये यूनाइटेड स्टेट जो आगरा और जो है ये था अवध, उसी का संक्षिप्त नाम यूपी करके दिया गया है। गुरुजी, अवधि का स्वर्णयुग किस काल को माना जाता है? देखिए, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो गोल्डन पीरियड जैसे स्वर्ण काल या रजत काल ऐसा साहित्य के क्षेत्र में होता नहीं है या भाषा के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि हम महत्वपूर्ण चीजों को रेखांकित करना चाहते हैं इसलिए स्वर्ण काल जैसी चीज अपेक्षित रखते हैं कि जो है जहाँ पे कोई चीज अपनी बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई हो या अपना व्यक्तित्व इस रूप में उसने तैयार किया हो कि वो जो है बहुत सारे लोगों के बहुजन हिताय जिसको कहें, तो वो स्वर्णकाल ही रहेगा। हमारा जो मध्यकाल का जो है अवधि का साहित्य है वही स्वर्णकाल उसको कहा गया। तुलसीदास जी जिस समय रामायण को अवधि में उन्होंने लिखा, रामचरितमानस को, क्या उससे पहले भी अवधि में कोई ऐसी जो बड़ी ग्रंथ है वो अवधि में थी कि नहीं थी? नहीं, अवधि में उस तरह का और कोई साहित्य नहीं लिखा गया था। महाकाव्य उन्हीं के काल में ही लिखा गया था। जैसे पद्मावत को जायसी ने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, लेकिन वो काल उन्हीं का काल था। पीरियड वही भक्ति काल का ही है, हमारा मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल जिसको हम कहते हैं उसी काल में लिखा गया। उसके पहले हमें अमीर खुसरो में मिलता है जो आज काल का हमारा साहित्य है, उसमें गोरखनाथ का जो साहित्य है वहाँ पे हमें अवधि मिलती है। उसके बाद फिर अवधि का जो है उसमें गद्य क्षेत्र में भी आजकल के गद्य क्षेत्र में भी अवधि का हम हस्तक्षेप देखते हैं, लेकिन अवधि कविता के क्षेत्र में मध्यकाल के अंदर ही उसने अपनी ऊंचाई को प्राप्त किया है। और वो भी तुलसीदास जो है जो अपने गोंडा के रचनाकार रहे हैं, संत गोस्वामी तुलसीदास, उनके हाथों जो उनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं विद्वानों ने मानी है, उसमें रामचरितमानस भी है जिसको आप रामायण की तरह की रचना कह रहे हैं। लेकिन अवधि में रामचरितमानस लिखने के पहले बहुत सारी रचनाएं राम के ऊपर थी। राम जो साहित्य है वो विभिन्न जो है भाषाओं में उपलब्ध था और तुलसीदास ने उन सबका अध्ययन किया। इसलिए तुलसीदास ने शुरू में ही ये बताया, नाना पुराण निगमागम, निगम और आगम यानी वेद और वेद से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री आरण्यक है, स्मृतियां हैं, उपनिषद है, पुराण है,
इन सबको उन्होंने पढ़ा, नाना पुराण, यानी जितने भी पुराण या जो भी शास्त्र सम्मत चीजें थी उनको उन्होंने पढ़ा। कुछ इधर नो की और कुछ और चीजें भी पढ़ी, ये खुद उन्होंने अपने तरफ से कहा है। बालकांड के जो है मंगलाचरण में उन्होंने इस बात को कहा है कि हमने इस रामायण को, रामचरितमानस को लिखने के पहले जितना कुछ लिखा गया था वो सब पढ़ा और कुछ और भी पढ़ा। कुछ और भी क्या पढ़ा? लोक मान्यताएं, लोक भाषाओं में जो चीजें थी जो लिखित नहीं थी, लिपिबद्ध नहीं हुई थी, उनको भी उन्होंने, या दूसरी भाषाओं की चीजों को भी उन्होंने पढ़ा, जो है उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरीके से रामचरितमानस की जो उन्होंने रचना की वो एक प्रभुत साहित्य पढ़ करके, सब कुछ पचा करके, आत्मसात करके उन्होंने उस भाषा में लिखा जिस भाषा को जनता समझती थी। हाँ, सभी को एकत्रित करके, सबको सारा ज्ञान एकत्र करके और उसको छांट करके, खाली एकत्र कर लेना नहीं महत्वपूर्ण है, उसमें से क्या मूल्यवान है उस मूल्यवान को भी पकड़ करके बाकी चीजें, और दूसरी चीज की उन्होंने शील सौंदर्य को इस तरीके से भगवान श्री राम को निरूपित किया कि ऐसी कोई चीज अगर कालांतर में, अतीत में कहीं किसी रचनाकार ने या लोक मान्यता में या जनश्रुति में कोई ऐसी बात कही गई है कि जो भगवान राम के व्यक्तित्व के विरुद्ध खड़ी हो रही हो, उसको भी उन्होंने छांटने का प्रयास किया और एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ने का प्रयास किया कि जिसका आचरण, जिसका कर्म पूरे धरती पर बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने आचरण में उतारा जा सके। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम की संरचना उन्होंने की है, रचना की है। उस संवेदना को समझने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि अवधि में बात तो कही गई है इस नाते कि उसका विस्तार ज्यादा हो सके, लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि भाषा एक माध्यम है और भाषा इस रूप में माध्यम होना भी चाहिए कि वो बिना शब्दकोश के पास गए किसी भी व्यक्ति को उसका जो अर्थानुभूति है वो हो जाए। अगर हम इस शब्द को जाकर के शब्दकोश में बार बार देखेंगे तो अर्थ का अनुभव नहीं हो पाएगा। फिर बातचीत, जो संवाद है, संवाद में जो निरंतरता है, जो प्रवाह है, वो बाधित हो जाएगी। तो तुलसीदास ने यही किया कि उन्होंने उन सारे प्रसंगों को हटा दिया जो श्री राम के मर्यादा के विरुद्ध थे, जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे, जो कालांतर में किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी रहे हों, किसी भी पंथ के अनुयायी रही हों, उन लोगों ने जो जबरदस्ती हमारे शास्त्रों को और ग्रंथों को अपवित्र करना चाहा, उसमें से कुछ लाइनें जोड़ करके, कुछ शब्द घटा करके, कुछ शब्द बढ़ा करके उसको विरूपित करना चाहा, क्योंकि लगभग 1500 वर्षों का काल ऐसा था कि इसमें हमारे जो है संपदा पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं था। हमारे पुस्तकालय फूंक दिए गए। अब जितने ग्रंथ फूंक दिए गए उनको आज कौन ढूंढ पाएगा? अगर वेद हमारे पास किसी तरह उपलब्ध है तो दुनिया मान रही है, पुराण उपलब्ध है, उपनिषद उपलब्ध है, गीता उपलब्ध है, रामायण उपलब्ध है। ऐसे ही हमारा जो अन्य भाषाओं का साहित्य है जो आज हमारे पास है, लेकिन जो नहीं है वो कितना मूल्यवान था हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो है भारतीय शास्त्रों के ऊपर उसका इतिहास लिखा गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम आज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।